और सर सबसे पहले तो आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा 4 मिलियन के लिए। तो सर जब आप जेल जाते थे तो आपको कितने टाइम बाद मिलने दिया था जेल वालों ने शबनम से? 2008 से 2012 तक शबनम से मिलने के लिए कोई नहीं आया था और मैं एक गलती कर बैठा था। और गलती ये थी कि मैं शबनम से पूछ बैठा कि तुमने 7 कत्ल क्यों किए। शबनम को फांसी दी। शबनम को फांसी। लेकिन मैं जब जेल के अंदर गया शबनम से मिलना, जैसे उसने शबनम का नाम सुना और वो उस जेल की सबसे फेमस कैदी थी, ऐसी कंडीशन में उसने तुरंत अपने बड़े ऑफिसर से कहा कि देखो शबनम से मिलने गया है। सब लोगों ने मुझे अब पकड़ लिया। पकड़ने के बाद मेरी तलाशी ली, मेरे पर्स, मेरे मोबाइल, मेरे शरीर के एक एक हिस्से को देखा। कहीं कोई चीज़ मेरे पास तो नहीं, कहीं शबनम को नुकसान तो नहीं पहुँचाने के लिए आया हूँ। तो शबनम के पास तक पर्ची पहुँच नहीं रही थी और पहुँच रही थी तो वो मिलने के लिए तैयार थी। फिर अपना जो इरादा था ये बुक लिखने का, क्योंकि मैं मिलना चाहता था पहले शुरुआत में बुक के लिए, फिर मेरा इरादा बदल गया। मैंने कहा बच्चे को लेने के लिए, तो वो बच्चा मुझे देने को तैयार नहीं था। बहुत सारे सवाल थे शबनम के दिमाग में। जब जेल प्रशासन ने और CWC ने जब लगातार प्रेशर बनाना शुरू किया तो आखिरकार शबनम मिलने के लिए तैयार हो जाती है। हमारी ये पहली मुलाकात जो थी शबनम से, वो भी बहुत लंबे अरसे के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट मुलाकात हुई थी। उस दिन शबनम सामने थी, अपने हाथों से आपके हाथ में बच्चा दिया? CGM साहब थे वहाँ पर, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी थी अमरोहा की, मुरादाबाद की, कई और ऑफिसर वहाँ पर मौके पर मौजूद थे। आपकी जो धर्मपत्नी है वंदना सिंह मैम, उनका मैं नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। बहुत कम आज के ज़माने में ऐसी वाइफ मिलती है। बिल्कुल सही कहा राजन जी आपने। हमारी इस कहानी का असली हीरो वंदना सिंह है। मैं थोड़ा हाईलाइट ज़्यादा हो गया, लोग मुझे ज़्यादा जानने लगे, लेकिन इस कहानी में जो मेन रोल है पर्दे के पीछे का, वो वंदना सिंह का ही है। वो अगर उस बच्चे को अपनाती नहीं, वो उसकी परवरिश नहीं करती, तो शायद ये जर्नी इतनी बेहतरीन, इतनी खूबसूरत नहीं चल रही होती और लोग हमारी कहानी के बारे में जानने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राजेंद्र लोहोत्रा। स्वागत है आपका अपने चैनल RD पॉडकास्ट में। आज जिस शख्सियत से आपको मिलाना चाहता हूं, मैं खुद भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूं। पिछले 4 साल से उनको मैं वॉच कर रहा हूं, तो हमेशा सर से बात होती भी रहती है। सर का एक चैनल भी, और सर की जर्नी बहुत लंबी है। तो जो सर की जो जर्नी है, मैं खुद भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो वो सर की जुबानी सुनेंगे, सर की जर्नी। तो सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। थैंक यू सो मच राजन जी, आपने मुझे याद किया और ये जो देरी हुई है उसके लिए बहुत बहुत सॉरी आपसे। नहीं सर, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपको अपने चैनल पे ला सका, नहीं तो सर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। सर को काफ़ी दुनिया जानती है, क्योंकि मिलियंस में जाते हैं सर के व्यू। बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम अटेंड करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे इवेंट सर ने अटेंड किए हैं। और सर सबसे पहले तो आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा 4 मिलियन के लिए, जो आपके हाल ही में 4 मिलियन हुए, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। ये भी 4 मिलियन आप जैसे भाइयों की दुआओं की वजह से हुए हैं, और इतनी कम मेहनत में एक शेर कहूँगा का अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। क्या बात है सर, क्या बात है। तो सर ये सब जर्नी में आपका जो डाउनफॉल था, जब ये आपने स्टार्ट किया था यूट्यूब, ये कैसे आपके जहन में आया था मैं यूट्यूब स्टार्ट करता हूँ? मैं असल में राजन जी आपको बताऊं कि ये बात है अक्टूबर 2020 की। ये 4 तारीख थी अक्टूबर की। मुझे अपने हिंदुस्तान पेपर से ये मैसेज मिला कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। तो मैं लगभग 12 या 13 साल के आसपास प्रिंट मीडिया से जुड़ा रहा हूँ। प्रिंट मीडिया के लिए मैंने काम किया है। तो ऐसी स्थिति में जब आपकी नौकरी चली जाती है तो आपके पास अब क्या करें क्या ना करें, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। लेकिन मैं अपना गांव, अपना घर जहां मैं रहता हूं, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि 12-13 साल लगातार आप एक ही काम कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास कि आगे करेंगे क्या। तो मैंने सोचा कि कुछ दिन के लिए मैं कुछ शांत पड़ जाता हूँ, उसके बाद फिर देखता हूँ कि कुछ नया किया जाए। लेकिन इसी बीच में लगभग सर 2-3 महीने पहले की बात है, ये फरवरी 2021 के आसपास की बात है। एक बार मेरा इंटरव्यू किया था शम्स ताहिर साहब ने, जो आज तक के एक बड़े पत्रकार हैं, जो कि क्राइम की स्टोरियाँ सुनाते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम भी ये सब शुरू क्यों नहीं करते हो। तो मेरे लिए तो एकदम नया फील्ड था, नई चीज़ें थी। तभी एक मेरा दोस्त एक दिन मेरे घर पे आता है कि मुझसे पूछता है कि भाई मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। तो जब यूट्यूब के बारे में जानकारी वाली बात आती है, तब मुझे लगा शायद ये मेरी मजाक बना रहा है, क्योंकि मैं पिछले कई महीनों से लगातार घर पे खाली बैठा हुआ हूँ, मेरे पास कुछ काम नहीं, कोई धंधा नहीं था। तो जब उसने यूट्यूब के बारे में पूछा तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही यूट्यूब शुरू कर दूँ।
वैसे पहले मुझे मोटिवेशन मिल ही चुका था। दूसरा वो था जो लड़का मुझसे पूछने के लिए आया था, उसके पास एक कहानी थी कि वो एक शादी में शामिल होता है, जैसे शादी में दावत खाने के लिए जाते हैं, लिफाफा देने के लिए जाते हैं, तो वो भी ऐसे गया था, लेकिन पता चला कि दूल्हे ने दहेज ज़्यादा मांग लिया था, इसलिए उससे शादी तो होती नहीं है और वो लड़की मंडप में थी, तो ऐसे में एक नए दूल्हे की ज़रूरत थी। तो वो लड़का जो दावत खाने के लिए गया था, लिफाफा देने के लिए गया था, पता चला कि वो उस लड़के को ही दूल्हा बना दिया, उसको ही अपने पास बिठा लिया था। तो जब मैंने इससे बातचीत की तो मुझे लगा कि ये तो कहानी है। तो सबसे पहली कहानी मैंने 9 मई 2021 को अपने यूट्यूब चैनल बनाया। उसी दिन उसी लड़के से पहली शुरुआत की, और पहली शुरुआत करने के बाद, उसका नाम नदीम शाह है लड़के का उसका, तो उससे कई बार बातचीत होती रहती है। तब मैंने अपनी पहली कहानी यहाँ से शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ से ही जर्नी शुरू होती है। तो शुरुआत में लग रहा था कि कैसे करेंगे कि कैसे नहीं करेंगे, लेकिन जब आपका एक अच्छा वेलविशर हो, आपका एक गुरु हो, आपको सही रास्ता दिखाने वाला हो, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। शम्स साहब ने मुझे बहुत मदद की कि किस तरह से काम करते हैं, थोड़ा उनसे बातचीत की और उसके बाद फिर अपना शुरू कर दिया। जी सर, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि कहते हैं ना, पूरे दिन में 4 रात डाल के 24 घंटे होते हैं, तो मेरी लाइफ में ना वो मतलब कि 23 घंटे 30 मिनट्स जो वाला, जो आपकी कहानी के 30 मिनट्स मैंने पूरी लाइफ में जब से आपका वो चल रहा है, जब से आपने शुरू किया, तो मैं डेली आपकी कहानी सुन के सोता हूँ। कभी कभी जब मिस हो जाती है तो फिर मेरे को नींद नहीं आती जब तक कहानी नहीं सुनता। तो सर, जब आपने इंटरव्यू दिया था शम्स तारिक खान सर के क्राइम तक चैनल पे, तो सर सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में आपका देखा था, तब मुझे ये नहीं पता था कि आप यूट्यूब स्टार्ट करोगे या क्या नहीं। पर जब आपकी मैंने कहानी सुनना शुरू किया, फिर मैंने बोला सर तो वही है जिनकी कहानी मैंने सुनी थी। तो मुझे सर वो ना कहानी बहुत ही अट्रैक्ट लगी, वो वाली कहानी पे भी आप पे आएंगे। सर सबसे बड़ी मैंने एक चीज देखा, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ आपकी इंसानियत के लिए और आपके जज्बे के लिए, जो बिना स्वार्थ के लिए आपने इतना बड़ा कदम उठाया। तो मैं ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ, सर के मुंह से ही वो वाली कहानी भी सुनेंगे। क्या हुआ था कि एक्चुअल में सर की जो फ्रेंड थी, दोनों फ्रेंड थी, एक जेल के अंदर थी और एक जेल के बाहर। तो सर हमेशा अपनी फ्रेंड से बातचीत करते रहते थे, और सर के सब वो आपकी कहानी आपके मुंह से सुनेंगे। पर वो बेबी वाली कहानी है जो हमारे इंडिया में एक ही वो मैंने जिनको फांसी आज तक, उनका बच्चा था। सर ने उनको बच्चा गोद लेने के लिए अपनी फ्रेंड से बोला कि मेरी दोस्त से कि मेरे से शादी करोगी, तो मेरे को वो वाला बच्चा लेना, क्योंकि बिना उसके वो बच्चा आपको नहीं मिलेगा जब आप अनमैरिड होंगे, है ना। तो वो वाली सारी कहानी पे आते हैं। सर वो वाली जर्नी कैसे कब हुई थी? वो जर्नी देखो, सबसे बड़ी बात है राजन जी, आपको शायद बड़ी हैरानी होगी ये बात सुनने के बाद। आज है 14 अप्रैल जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वीडियो को, और वो जो कहानी होती है वो 14 अप्रैल की रात को ही घटना होती है। ठीक है, क्या बात है, 14 अप्रैल, आज भी 14 अप्रैल है, और वो भी जो घटना होती है 14 अप्रैल में ही होती है रात को, 14 अप्रैल। तो ये बात है साल 2008 की। ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है अमरोहा, और अमरोहा की तहसील हसनपुर है, और हसनपुर तहसील क्षेत्र का एक गांव लगता है बाबनखेड़ी। बाबनखेड़ी में एक पास में एक ताहारपुर गांव लगता है, वहां पर एक किसान इंटर कॉलेज है, और किसान इंटर कॉलेज में एक लेक्चरर हुआ करते थे शौकत अली। शौकत अली के परिवार में, फैमिली में 7 पर्सन हैं, 7 बंदे हैं। तो उनकी एक बेटी भी है, 2 बेटे हैं, पत्नी है, और उनके बेटे की बहू है, और एक उनका पोता है। तो कुल मिला के 7 घर के सदस्य हैं। तो 15 अप्रैल 2008 की रात उनकी बेटी ने अपने एक प्रेमी, जिसका नाम सलीम, ऐसा बताया जाता है कि उनके साथ मिलकर परिवार के लोगों को खाने में कुछ नशीला पदार्थ दिया, और नशीला पदार्थ देने के बाद उन सब को कुल्हाड़ी से काट दिया था। ये 7वां जो पर्सन था, उनकी बुआ की बेटी भी उस रात घर पे आई हुई थी, तो उसको भी उन्होंने मार दिया था, क्योंकि जो कातिल है वो उस पर बेटी पर आरोप लगता है। बड़ा हंगामा मचा था इस बात पर। ये उस दौर में इतना हाईलाइट हुआ था केस कि सरकार थी उत्तर प्रदेश में मायावती की, मुख्यमंत्री मायावती खुद मौके पर आती हैं चलकर, साथ ही बड़े बड़े नेता वहां पर आते हैं, आसपास के कई हजारों की संख्या में लोग भी जुड़ जाते हैं। ये मामला अखबारों में बड़ा सुर्खियों में रहा था कि एक परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि उसी लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर यह हत्या की है। 2-3 दिन में ही केस खुल जाता है। जब इस लड़की को जेल भेजा जाता है, जैसे कि आज की तारीख में मेरठ में एक मुस्कान नाम की लड़की ने अपने पति सौरभ की हत्या कर दी है, उसको मार कर उसको ड्रम में पैक कर दिया था। तो कोई नहीं जानता था कि जब मुस्कान जेल जा रही थी तब वो प्रेग्नेंट होती है। तो जैसे ही किसी को जब आप जेल भेजते हैं तो एक प्रोसेस के तहत उसको गुजारना पड़ता है, यानी कि मेडिकल परीक्षण होता है उसका। तो जब शबनम का मेडिकल होता है तो पता चलता है कि वो 2 या 2.5 महीने के आसपास की प्रेग्नेंट होती है,
और प्रेग्नेंट होने के बाद उसको जेल में एक बच्चा पैदा होता है। अब ये एक नियम है कि कोई भी बच्चा अपनी माँ के साथ जेल के अंदर वो 6 साल तक ही रह पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसके बाद उसको फिर पढ़ाई करनी है। यहाँ पर राइट टू एजुकेशन लागू है। तो ऐसे इस कंडीशन में उस बच्चे को किसी को देना था, कोई फैमिली, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई या हॉस्टल, कोई भी उस बच्चे को लेके जाए। तो एक तरफ तो उस बच्चे को देने के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कोशिश कर रही थी, और इसी बीच में मैं जॉब करने लगा था अमरोहा में, अमर उजाला ज्वाइन कर लिया था, और मेरे ही एक दोस्त के माध्यम से वो खबर लिख रहा है, मुझे पता चल जाता है। तब मुझे कॉलेज के दिनों की याद आती है, क्योंकि शबनम नाम है उस लड़की का, वो मुझसे 2 साल सीनियर थी। हम एक ही बस में आते थे जाते थे। तो मेरे अंदर की एक इच्छा जगी कि जो ये 14-15 अप्रैल 2008 में जो ये केस हुआ है, वहाँ पर एक लड़की ने जो इस तरह से हत्या की है, क्योंकि वो लड़की तो मेरी बहुत मदद किया करती थी, मुझे उस लड़की से मिलना चाहिए, उसके बारे में कुछ जानना चाहिए, उस पर एक बुक लिखनी चाहिए, और बुक लिखने के बाद मैं समाज को बताऊं कि ये लड़की कातिल तो है ही, ऐसा प्रशासन, पुलिस कहती है, जांच कहती है, तो लेकिन इसका दूसरा रूप भी बहुत अच्छा है। तो मैं उसकी ज़िंदगी से जुड़ी कहानी किताब के रूप में लाना चाहता था। मैं लगातार कई साल से जेल जा रहा था उस लड़की से मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए। एक तरफ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उस बच्चे को गोद देने की प्रक्रिया में जुटी हुई थी, तो मेरा जो मन हुआ बाद में, मैंने अपनी किताब का तो इरादा छोड़ दिया और उस बच्चे को गोद लेने के लिए कोशिश करने लगा। अब मैं भी आता जाता था, लेकिन शबनम तैयार नहीं होती है। तमाम कोशिश की जाती हैं, आखिरकार 2-3 साल का समय लग जाता है, और ये बात है 30 जुलाई 2015 को आखिरकार शबनम ने उस बच्चे को, जो CWC जेल प्रशासन और कानून के माध्यम से जो भी एक प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से हम लोगों को सौंप दिया था। लेकिन जब वो बच्चे को लेने के लिए मैंने पहली बार अप्लाई किया, तो मेरी एप्लीकेशन ये कहते हुए रिजेक्ट कर दी गई थी कि आप शादीशुदा नहीं हैं, और उसके लिए मैंने अपने मिलने वाले जो जानकार थे उनसे कहा भी मेरी शादी करा दो, क्योंकि अकेला आदमी अगर किसी बच्चे को लेता है तो वो ड्यूटी करेगा या फिर बच्चे की परवरिश करेगा। तो माँ का होना बहुत ज़रूरी है परवरिश करने के लिए, और उसके लिए माँ बनने के लिए बीवी का होना जरूरी है। बीवी के लिए लड़की लाए तो कहाँ से लाएं। तब मैंने अपनी एक दोस्त है वंदना सिंह, उनसे कहा कि मैं एक बच्चे को लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जितनी बार भी वहाँ आता जाता था मैं हर बात उनसे शेयर किया करता था। तब उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम बच्चा मिलके ले लेते हैं, और लेकिन शर्त ये होगी हम कोई बच्चा पैदा नहीं करेंगे, हम इस बच्चे को ही अपने बच्चे की तरह रखेंगे, पालेंगे, पोसेंगे। तो ये हमारा सपना पूरा होता है जुलाई 2015 में, और आखिरकार फिर हम उस बच्चे को लेके आते हैं, परवरिश होती रहती है, वक्त आगे बढ़ता रहता है, साल दर साल बीतता चला जाता है। और एक बार ये मथुरा से खबर छप जाती है कि भारत की पहली महिला जिसको फांसी दी जा रही है उसके लिए जेल में तैयारी चल रही है। उसके बाद फिर मामला बहुत हाईलाइट होता है। तब तक तो मैं प्रिंट मीडिया में जॉब कर रहा था, और जब ये मामला हाईलाइट हो जाता है तब ये मेरी कोई जॉब नहीं थी, 2021 की बात है। और मुझे अभी भी याद है, शम्स ताहिर साहब ने जो मेरा इंटरव्यू किया था वो 21 फरवरी 2021 को किया था, और उसके बाद ही मुझे पता चला था कि YouTube भी एक दुनिया होती है, YouTube पर भी हम इनकम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तब मैंने वहाँ से अपना YouTube शुरू किया था। तो ये एक छोटी सी जर्नी थी जो मेरी एक फ्रेंड शबनम, जिसकी कहानी आप जान रहे थे। किसी इससे रिलेटेड अगर आपके पास और कोई सवाल हो, आपके जहन में कोई बात आ रही हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर, मैं सबसे पहले तो आपकी जो धर्मपत्नी है वंदना सिंह मैम, उनका मैं नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, जो बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने आपके इतना सहयोग दिया, जो आपकी इस जर्नी से लेके आज तक की जर्नी के साथ पूरा सहयोग कंधे से कंधा मिला के चले हैं। बहुत कम आज के जमाने में ऐसी वाइफ मिलती है, बहुत नसीबों वाली। सेम लाइक सर मेरी भी जर्नी। बिल्कुल सही कहा राजन जी आपने। हमारी इस कहानी का असली हीरो वंदना सिंह है। मैं तो समझ लो ऐसा कि मैं थोड़ा हाईलाइट ज़्यादा हो गया, लोग मुझे ज़्यादा जानने लगे, लेकिन इस कहानी में जो मेन रोल है पर्दे के पीछे का, वो वंदना सिंह का ही है। वो अगर उस बच्चे को अपनाती नहीं, वो उसकी परवरिश नहीं करती, तो शायद ये जर्नी इतनी बेहतरीन, इतनी खूबसूरत नहीं चल रही होती, और लोग हमारी कहानी के बारे में जान नहीं रहे होते, क्योंकि उन्होंने एक माँ का किरदार जिस खूबसूरती से निभाया है, वो वाकई बार बार सैल्यूट की हकदार हैं। जी, मेरी तरफ से सर, हमारी आरडी पॉडकास्ट की पूरी टीम की तरफ से, ऑडियंस की तरफ से सैल्यूट है मैडम को, क्योंकि बहुत सारी घर का काम काज, अपना खुद का भी जॉब का भी देखना, साथ में बच्चे की परवरिश करना,
और एक आप जैसे दोस्त का साथ देना, क्योंकि आपके मन के अंदर की बात थी, उसके लिए आपने बहुत दुख झेले, जेल में जाना मिलने के लिए, आपको मिलने नहीं देते, है ना, बहुत सारी दिक्कतें आती थी। फिर आपने एक दोस्त को कहा यार तुम मुझसे शादी करोगी, और रिलीजन भी अलग अलग, मैं हिंदू आप मुस्लिम धर्म से थे, फिर भी उन्होंने कुछ भेदभाव नहीं रखा, आपके साथ कैसे कनेक्टिविटी ली। तो मैंने पहला इंसान ऐसी देखी है जो सैल्यूट के हकदार है कि जिन्होंने इतनी बड़ा, नहीं तो हर कोई लड़कियां आप देखते ही हो, कुछ 6 मंथ में घर छोड़ दिए, तलाक का कैसे चल रहा है, या रिलेशनशिप में रह के कैसे टूट जाते हैं लोग, बहुत सारी चीजों में है ना वो दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाती है। तो अब यहाँ तो आपने बड़ी दूर की बात है बच्चा अडॉप्ट किया, नहीं तो खुद के रिश्तेदारों के बच्चे बहन भाई के होते वहां पे भी नहीं कोई प्यार करके राजी, झगड़ा करते हैं, है ना। जैसे कभी हमारे रिश्तेदारों में बहन का बच्चा होगा, जब भाई का बच्चा होगा, उस पर लेके झगड़े हो जाते हैं। तो ये तो बहुत दूर की बात थी। मैम ने देख लो कितना बड़ा स्टेप लिया है, सैल्यूट करता हूँ सर मैम को मैं। थैंक यू जी। तो सर जब आप जेल जाते थे तो आपको कितने टाइम बाद मिलने दिया था जेल वालों ने शबनम से? पहली मुलाकात रही तो कैसी रही थी आपकी? वो पहली मुलाकात बड़ी इंटरेस्टिंग थी। ये शायद बात रही होगी 2012 के आसपास की, जब मैं पहली बार जेल में जाता हूँ मिलने के लिए। तो उस दौर में एक प्रोसेस होता था मिलने का कि आप जाएंगे, वहाँ पर खिड़की पर आपको एक पर्ची लगवानी पड़ेगी, 5 रुपये शायद वो देने पड़ते हैं पर्ची के लिए। मैंने नाम लिखवाया शबनम पुत्री शौकत अली और निवासी बाबनखेड़ी, जिला अमरोहा। एक पर्ची पर लिख के देना पड़ता है। वो पर्ची के बाद उस पर एक मोहर लगाएगा। ये पर्ची एक व्यक्ति के पास जाएगी, वहाँ से वो आवाज़ लगाएगा कि अंदर से जो आप पर्ची भेजी गई है वो आपसे मिलना चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत प्रक्रिया होती है। तो जब पर्ची लगाई गई थी तो 2008 से 2012 तक शबनम से मिलने के लिए कोई नहीं आया था। तो उस पर्ची लगाने वाले ने एकदम से उसका दिमाग मेरी तरफ को देखने लगा कि अरे आप शबनम से मिले, क्या मामला है, कैसे? उससे तमाम तरह के सवाल थे। इतने सवाल तो जेल में रहने वाले पुलिस वालों ने भी मुझसे नहीं पूछे जितने के उस पर्ची लगाने वाले ने पूछ लिए थे। पर्ची लग जाती है, पर्ची अंदर चली जाती है, अंदर से परमिशन हो जाती है कि हाँ आप आके मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन मैं जब जेल के अंदर गया तो शबनम नहीं थी वहाँ पर मौके पर। तो जब मौके पर शबनम नहीं है तो फिर मैं शबनम को उस भीड़ में ढूंढ रहा था। शबनम इधर से उधर, ये कहाँ है कहाँ नहीं है। तो एक पुलिस वाले ने मुझसे पूछा कि तुम क्यों इतनी उछल कूद मचा रहे हो, क्या बात है, किससे मिलने आए हो? मैंने कहा मुझे शबनम से मिलना है। जैसे उसने शबनम का नाम सुना तो पिछले 4 साल में कोई उसे मिलने नहीं आया था, और वो उस जेल की सबसे फेमस कैदी थी। अब ऐसी कंडीशन में उसने तुरंत अपने बड़े ऑफिसर से कहा कि देखो शबनम से मिलने के लिए आया। सब लोगों ने मुझे अब पकड़ लिया। पकड़ने के बाद मेरी तलाशी ली, मेरे पर्स, मेरे मोबाइल, मेरे शरीर के एक एक हिस्से को देखा, कहीं कोई चीज़ मेरे पास तो नहीं है, मैं कहीं शबनम को नुकसान तो नहीं पहुंचाने के लिए आया हूँ। तो पहली मुलाकात थी, उन्होंने मुझे डांट के वहाँ से भगा दिया कि अब यहाँ मत दिखाई देना कभी। जब उन्हें कुछ मेरी सस्पेक्टेड चीज़ नहीं मिली तो उन्होंने मुझे जाने दिया। अब वक्त गुजर जाता है, फिर से मैं पर्ची लगाता हूँ, लेकिन अब की बार मुझे अंदर से परमिशन नहीं हुई थी। या तो शबनम के पास तक पर्ची पहुँच नहीं रही थी, और पहुँच रही थी तो वो मिलने के लिए तैयार नहीं थी। तो 2012 पूरा कंप्लीट हो जाता है, 2013 पूरा कंप्लीट हो जाता है, 2014 आ जाता है। जब मैं लगातार कोशिश कर रहा था, चक्कर पे चक्कर में काटता था, तो ऐसी कंडीशन में मैंने फिर अपना जो इरादा था ये बुक लिखने का, क्योंकि मैं मिलना चाहता था पहले शुरुआत में बुक के लिए, फिर मेरा इरादा बदल गया। मैंने कहा बच्चे को लेने के लिए। तो वो बच्चा मुझे देने को तैयार नहीं थी, क्योंकि मुझे जानती थी, उनके दिमाग में ये था कि बहुत ही सीधा है, एकदम डरपोक है, कोई समाज आजकल बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, एकदम मेरे बच्चों को लेके पता नहीं कैसे उसकी हिफाजत करेगा। बहुत सारे सवाल थे शबनम के दिमाग में जब मेरी बाद में उनसे बातचीत हुई थी। लेकिन जब जेल प्रशासन ने और CWC ने जब लगातार प्रेशर बनाना शुरू किया तो आखिरकार शबनम मिलने के लिए तैयार हो जाती हैं, मुलाकात हो जाती है, और मुलाकात के बाद आखिरकार हम लोगों की बातचीत होती है। लेकिन हमारी ये पहली मुलाकात जो थी शबनम से, वो भी बहुत लंबे अरसे के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट मुलाकात हुई थी। और मैं एक गलती कर बैठा था, और गलती ये थी कि मैं शबनम से पूछ बैठा कि तुमने 7 कत्ल क्यों किए, बस इतना था। वो वहाँ से उठी, गुस्से में उठकर चली गई। फिर हमारी मुलाकात ऐसी रही। मैं सोच रहा कि यार क्या करूं क्या ना करूं, मैंने ये सब क्यों पूछा, मुझे बाद में इस चीज़ का एहसास हुआ था। फिर मैंने बहुत कोशिश की मिलने की, तो शबनम फिर साफ मना कर दिया करती थी, मुझे उस्मान से नहीं मिलना है। मैं लगातार कोशिश करता रहा। आखिरकार CWC और जेल प्रशासन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई माँ बाप तैयार नहीं थे इस बच्चे को लेने के लिए। वो लगातार एडवर्टीजमेंट निकाल रहे थे न्यूज़पेपर में, और आखिरकार मैं अकेला सिंगल ऐसी फैमिली थी जो इस बच्चे को लेने के लिए तैयार था। तब शबनम से कहा कि सिर्फ 7 दिन के लिए इस बच्चे को आप दे दीजिए। 7 दिन में अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा गलत हाथों में है तो आप एक काम करना, वापस हम इस बच्चे को ले लेंगे
और फिर जैसा तुम कहोगी हम फिर वैसा ही करेंगे। शबनम 7 दिन के लिए तैयार हो गई। 7 दिन के बाद हमारी एक 7 दिन की परीक्षा थी, उस परीक्षा में हम पास हो जाते हैं। यानी कि शबनम को अच्छा लगा, उसने कहा ठीक है मैं 7 दिन अपनी तरफ से और देती हूँ, इनको फिर अगले हफ्ते बुलाना। फिर हम नेक्स्ट वीक गए, फिर उन्होंने एक और हफ्ता दिया, फिर एक और हफ्ता, यानी कि हम 1 महीने तक लगातार ऐसे ही एक एक वीक बढ़ता गया। तब उन्होंने कहा कि हम आपको अब की बार 15 दिन के बाद बुलाएंगे। फिर हम 15 दिन के बाद, फिर उन्होंने कहा कि अगली बार कि आप 1 महीने के बाद आना, तो फिर हम 1 महीने बाद, फिर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि फिर उन्होंने कहा कि अब तुम 3 महीने के बाद आना, तो फिर 3 महीने के बाद, फिर ये ऐसी प्रक्रिया चलती रही। हम हर 3 महीने में वहां चक्कर लगाते रहे, और जब बाद में बच्चे की एजुकेशन पर थोड़ा असर सा पड़ने लगा, तब हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम 3 नहीं 6 महीने में आपके पास आना चाहते हैं। और अब ये इतने रिलीफ देते हैं वो लोग हमें कि अब हम 1 साल भी ना जाएं तो शायद वो कभी ऐतराज नहीं करते। पहले हमें 1 हफ्ते, फिर इस तरह से सजा में बढ़ता चला गया। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था, जिस दिन बच्चा आपके हाथ में आता है, आपको आप अडॉप्ट करते हो, उस दिन शबनम सामने थी, अपने हाथों से आपके हाथ में बच्चा दिया गया था या वेलफेयर सोसाइटी वालों ने आपको दिया था? हाँ बिल्कुल सही बात, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। वहाँ पर जेल अधीक्षक महोदय थे, वहाँ पर एक सीजीएम साहब थे, वहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी थी अमरोहा की, मुरादाबाद की, कई और ऑफिसर वहाँ पर मौके पर मौजूद थे। शबनम आती हैं, उनका चेहरा ढका हुआ है, यानी कि वे सिर्फ आंखें दिखाई दे रही हैं, जब पर्दा कर लेते हैं ना चेहरे को ढक लेते हैं, ऐसे चेहरा ढका हुआ था। बच्चा हाथ में है, उसने हाफ शर्ट पहनी हुई है, हाफ पैंट पहनी हुई है उसने, और अजीब से उसके बाल हो रहे थे, आंखों में बड़ा गहरा सा काजल लगा हुआ था। जो बच्चे को देने आई थी, मैं डाउटफुल था कि ये शबनम ही है या कोई और है। मैंने पहले ये गलती कर चुका था, मैं ये कह पूछ के कि तुमने 7 कत्ल क्यों किए, मैं दूसरी गलती नहीं करना चाहता था कि क्या आप ही सचमुच शबनम है कि नहीं है। हालांकि पहली मुलाकात में मैंने उनसे पूछा था कि क्या मैं शबनम से बात कर रहा हूँ, क्या अपना चेहरा दिखाओगे, तब उन्होंने हल्का सा अपना चेहरा दिखाया था ये तस्दीक करने के लिए। लेकिन हाँ, जिस दिन ये बच्चा हमें सौंपा गया था उस दिन उन्होंने अपने हाथ से ही उसे दिया था, और उस वक्त उनके मन में ऐसा कोई सवाल नहीं था। लेकिन जब हम लगातार उनसे जुड़े, मिले, बातचीत की, तब एक दिन उन्होंने थोड़ा सा मतलब भावुक होके, इमोशनल होके, रोते हुए बच्चे को भी सीने से लगाया, काफ़ी देर रोती रहीं। मेरी वाइफ के सीने से लग के वो रोई, और रोने के बाद उन्होंने माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपको बहुत इंतज़ार कराया, बहुत परेशान किया, और शायद मैं अगर बाहर होती इस दुनिया में तो मैं भी अपने बच्चे की इतने अच्छे से परवरिश नहीं कर रही होती जितने अच्छे से आप उसकी परवरिश कर रहे हैं। तो मुझे उस दिन लगा कि हाँ यार, हमारी मेहनत अब रंग ले आई, और उन्होंने मुझसे भी सॉरी बोला, तो ये अच्छा, ये इसकी बढ़िया बात भी थी। जी सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, पता नहीं आपको अच्छा ना लगे तो सॉरी पहले मांग लेता हूँ मैं। आज के जैसे बच्चा अपने काफ़ी, मैं भी जानता हूँ, बहुत अच्छी परवरिश कर रहे हो, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हो, और आपका अंदर से जो कनेक्टिविटी हो चुकी है तो वो तो पता नहीं कितने जन्म भी हो जाए तो वो टूट नहीं सकती। बच्चे के साथ ऐसा एक लगाव हो जाता है, क्योंकि उसके लिए आपने बलिदान जो परीक्षा दी है वो हम भी जानते हो, जमाना भी जानता है आज के समय में। तो सर आज के टाइम में आपको ये लगता है कि बच्चा हमारा है? एक बार फिर से आप इस सवाल को रिपीट करिए, क्योंकि आवाज़ आपकी डिस्कनेक्ट हो गई है आपकी। जैसे आपने जी सर, बच्चे के साथ आपका बहुत लगाव है, बहुत कनेक्टिविटी होती है, बच्चा बड़ा हो गया, वो आपको अपने माँ बाप समझता है असल में, हालांकि उसको पता भी है कि मुझे बट मैं ये बोल रहा हूँ कि आज के टाइम पे आपको लगता है जी कि ये शबनम का बेटा है, जो अमानत है किसी और की, नहीं लगता होगा कि जो हमारा है? बहुत ही अच्छी बात कही है आपने, मैं इस बात पर बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। आपने कहा कि मैं पहले सॉरी बोलता हूँ, मैं आपसे कहीं आप बुरा ना लगे। जिस दिन हम बच्चे को लेके आए थे उस दिन हमसे कमिटमेंट लिया था, एक वादा लिया था, कभी जब ये बच्चा 18 साल का कंप्लीट हो जाएगा तब इस बच्चे की मर्जी होगी वो कहाँ जाना चाहेगा। तो ये तो हमारे दिमाग में, जहन में बिल्कुल है कि हाँ हम इसे कहाँ से लेके आए हैं, और 18 साल के बाद वो खुद डिसीजन लेगा कि वो हमारे साथ रहना चाहेगा या कोई अपनी अलग दुनिया बनाना चाहेगा, या फिर अपने जहाँ भी कहाँ रहेगा, कहाँ नहीं। लेकिन जो आपने कहा कि जहन में कि ये शबनम का बेटा है या हमारा बेटा है, ये वाली बात देखो, सच के साथ मैं जी रहा हूँ, सच के साथ वो भी जी रहा है, वो भी जानता है कि क्या सच्चाई है, और मैं भी जानता हूँ कि क्या सच्चाई है, वाइफ भी जानती है। बस मेरी एक ही कोशिश है उस भाई से कि मैंने कि भाई जितनी मेहनत से, पूरी शिद्दत से तुम पढ़ाई कर सकते हो, ये पढ़ाई कर लेना, सब कुछ बढ़ जाएगा, माँ बाप भी बढ़ जाते हैं, दोस्त बढ़ जाते हैं, भाई बढ़ जाते हैं,
और हर कोई अलग अलग हो जाता है, जी। लेकिन एजुकेशन जो होगी ना, शिक्षा, वो कभी नहीं बटेगी। अगर तुमने वो एजुकेशन हासिल की जिसकी वजह से हम तुम्हें यहाँ लेके आए, तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। अब ये तो 2 साल के बाद, क्योंकि अभी वो उसकी उम्र 16 साल कंप्लीट हो चुकी है। 2 साल जब वो 12th में होगा या 12th में आ चुका होगा, तब उसकी कंप्लीट होगी 18 साल। फिर वो क्या डिसीजन लेता है क्या नहीं, वो खुद डिसाइड करेगा कि वो कहाँ जाना चाहेगा, क्या करेगा। वो हमारे साथ रहेगा, वो उस्मान का बेटा बन के रहेगा या फिर शबनम का बेटा बन के रहेगा, ये उसके हाथ में है, उस पर छोड़ा हुआ है। सर आपकी बात से ना मेरे को एक बात दिमाग में आई है, जहाँ पे सच्चाई होती है ना, तो वहाँ पे ऊपर वाला भी बहुत सहयोग करता है। आपके मन में कुछ पाप नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था, और आपके वो वाला वक्त भी ऐसा था कि आप चाह के भी कुछ बड़ा नहीं कर सकते थे, पर वो बच्चा अपने कर्म साथ लेके आपकी सच्चाई में इतना बहुत ताकत थी कि ये सब चीजें धीरे 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 बढ़ती गई। तो मैं आशा करता हूँ कि बच्चा सही डिसीजन ही लेगा, क्योंकि उनको भी पता मेरे माँ बाप कैसे मुझे पाल रहे हैं, कैसा प्यार करे, आपने बलिदान दिया उसके लिए। तो सर इसके बीच जब ये दौर आया था, तो जो समाज के ताने सुनना पड़े आपको, वो सब जर्नी कैसी रही, उसके बारे में बताइए आप। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि जब हम इस फैसले को लेंगे तो लोग ना हमें अपनी पलकों पे बिठाएंगे, हमारी तारीफ करेंगे, अप्रिसिएट करेंगे। तो ये दिमाग में था, मैं बेकार कहूँ। फिर दिमाग में ये भी था कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट होंगे, अखबारों में छपेंगे। तो ये सब चीज़ चल रही थी, तो दिमाग में कहीं ना कहीं एक लालच था। मैं उस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं एकदम से रातों रात हीरो बन जाऊँगा, लेकिन वो उसका सब कुछ अपोजिट हो गया। कोई हीरो नहीं बना। उसमें जो माँ बाप, भाई, परिवार के लोगों को समाज के ताने सुनने को मिलने लगे, हमें भी ताने सुनने को मिलने लगे। सब कुछ उलट पुलट होता चला गया। शुरुआत में गुस्सा भी आता था। जब गुस्सा आता था, जब हम अपने परिवार के किसी शादी समारोह में शामिल होने जाते थे, हमें उंगली उठा के, देखो ये वो उस्मान है जिसने शबनम के बेटे को गोद लिया है। वाइफ को लेकर भी वो अपने स्कूल में सफ़र कर रही है कि देखो इसने एक मुस्लिम से शादी कर ली है। वो बच्चा, अरे ये तो शबनम का बेटा है, तुम कैसे हो। ये तमाम तरह के सवाल होते थे। शुरुआत में बहुत गुस्सा आता था, यार ये समाज के लोग कैसे हैं, कैसी बातें करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता चला गया, तो कुछ उसमें ऐसे लोग भी मिले जो ब्रिलियंट थे, बहुत पढ़े लिखे लोग थे, जो मिलके तसल्ली से बातचीत करते थे, तारीफ करते थे। हमारे ही सामने हमारे ही मुंह पे तारीफ कर जाया करते थे, हमारे ही सामने हमारे मुंह पे बुराई कर जाया करते थे। तब लगा कि समाज के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो कलर हैं या अलग अलग तरह के लोग हैं, सबकी सोचने की ताकत, शक्ति अलग है। जो बढ़िया हमारे जैसा सोचने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनकी संख्या बहुत कम है। जो हमारे जैसे हमारे जैसे नहीं सोच रहे हैं, अपोजिट वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब हमें बहुत ज़्यादा से मुकाबला करना था, बहुत थोड़ी सी तारीफें सुननी थी। वही गाना याद आता है कि राही मनबा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, सुख है एक छाँव आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। तो ये सोच के कि हाँ, ये तारीफें छाँव की तरह हैं, परछाई की तरह है, छाँव मतलब उसकी तरह है कि थोड़ी देर आएगी चली जाएगी, बाकी तो बुराइयां सुन। तो उसी में आदत बना ली जी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कहना चाहता हूं सर, कसम से मुझे सबसे ज़्यादा आप अच्छे और प्यारे इसी वजह से लगे थे जो आपने इतना बड़ा काम किया था। और मैं आज भी आपको इसी वजह से लाइक करता हूं कि आपके अंदर जो इंसानियत और उस चीज़ के लिए आपने बलिदान दिया। वो बात मेरे को बहुत टाइम बाद पता चली कि वंदना सिंह मैम ने, जो आपकी धर्मपत्नी है, उन्होंने ये बड़ी बात बोली थी कि हम अपना बच्चा पैदा नहीं करेंगे, हम इसी को पाल पोस के बड़ा करेंगे। तो ये बहुत बड़ा लाइफ में डिसीजन है। हालांकि आपको आज के टाइम में दिक्कत आती होगी, जब कुछ भी है ना, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, क्योंकि दिमाग है कहीं भी अपने आप भागता है, कभी इधर उधर। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा बलिदान है। तो सर ये बात जो आपने बोली है, बहुत अच्छी बात बोली है कि जो कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं वही समझ पाते हैं। तो मैं मानता हूँ सर इस चीज़ के लिए अनपढ़ता का भी है, बट क्या है ना, समाज है ही ऐसे, दो मुँह है। आज के टाइम पे वही जो आपकी बुराई करते होंगे, आज के टाइम पे कुछ साथ भी चले होंगे, कुछ आज भी बुराई करते हैं, तो हम इनको चेंज नहीं कर सकते, हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं सर। एक वक्त ऐसा भी आता है लोग आपसे दूर भाग जाते हैं, एक वक्त ऐसा भी आता है कि आपके साथ सेल्फी खिंचाकर अपने स्टेटस लगाते हैं। वो खुद में प्राउड फील करते हैं कि देखो आज हमारी मुलाकात उस्मान सैफी से हुई। तो ये वक्त की बात है। तो मुझे भी लगता है कि यार देखो वक्त कितना बदला और कितनी चीज़ें बदल गई हैं। तो अच्छा लगता है, कोई बात नहीं। जब वो बुरा स्वीकार किया तो ये अच्छा भी स्वीकार कर लिया सभी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा अभी मैं छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, छोटे छोटे अंतर देते रहना आंसर मेरे को। सर जो आपने घर से भाग गया बचपन में,
वो क्या दिमाग में मंशा आई, घर से आप चले गए थे कि मुझे कुछ करना है, स्टडी शायद आपने सब अवॉइड कर दी, उसके बाद आप दिल्ली चले जाते हो, वो वाला किस्सा क्या था? मेरा बचपन का एक दोस्त, बहुत ही अच्छा दोस्त, जिसका नाम है रोबिन त्यागी। वो और मैं और एक और इसरार, हम लोग बड़ा उछल कूद मचाया करते थे गाँव में, घूमना फिरना, मस्ती करना, ये सब चीज़ें। तो हम पढ़ाई में तो हमारा दिमाग बिल्कुल था ही नहीं। हमें लगता था कि हम बड़े शहर जाएंगे तो बस पता नहीं क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, घर से बिना बताए चुपचाप चले जाते हैं। मैं और रोबिन, इसरार नहीं किया था। तो रोबिन जब चला गया तो वो भी काम करता था एक फैक्ट्री में। हम लोग पढ़े लिखे तो ज़्यादा थे नहीं, मैं हाई स्कूल में था, उस साल की बात है। मजदूरी कर रहे थे, बाल मजदूरी कर रहे थे। तो मुझे ना, मेरे हाथों में छाले पड़ जाते हैं। एक लोहे की फैक्ट्री थी जैन साहब की, ये शायद शाहदरा में फैक्ट्री थी। तो लोहा सीधा करते करते मेरे जब हाथों में छाले पड़ गए तो मैंने एक दिन वहां काम किया, छोड़ दी नौकरी। उसके बाद एक पैकेजिंग जो कंपनी है, जो किसी भी कंपनी का रैपर बनाता है, जैसे कि बोतल कोक है, थम्स अप है, इस तरह का जो उसके ऊपर रैपर होता है, तो वहां रैपर बनता था। तो जो माल खराब होता था उसकी कटिंग करनी पड़ती थी। तो उस कटिंग करने के लिए मैं लगभग 16 दिन वहां काम किया। मुझे 16वें दिन एहसास हुआ कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ के लिए थोड़े ना हूँ। फिर मुझे लगा कि मुझे तो नहीं करना। मैंने अपने दोस्त रोबिन से कहा कि यार मुझे तो गाँव जाना है। बोले क्यों? बस मेरा मन नहीं है, मुझे तो जाना है। तो रोबिन ने कहा ठीक है, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, मैं तो यही काम करूंगा। रोबिन वहीं रुक जाता है, वो काम करने लगता है और मैं वापस आ जाता हूँ। मेरे दादा मुझे लगातार ढूंढ रहे थे, पापा भी ढूंढ रहे थे और घर के लोग बहुत परेशान थे, रोना धोना सब कुछ चल रहा था। लेकिन जब मैं वापस पहुंच गया तो फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। मेरा एडमिशन था ही, मैंने पढ़ाई जारी रखी। रोबिन ने पढ़ाई छोड़ दी थी। अब यहाँ हम दोनों में देखो, जो दोस्ती थी यहाँ से हमारी बेचारी अलग हुई। उसकी पढ़ाई छूटी, मेरी पढ़ाई चलती रही। मैंने फिर आगे मतलब हाई स्कूल किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद LLB की, उसके बाद फिर MA ज्योग्राफी से किया। ये सब पढ़ाई का हिस्सा चलता रहा। और अगर मैं उस दिन 16 दिन, हालांकि मुझे खूब याद है, जिसके लिए मैं काम करता था वो बहुत अच्छा आदमी था पैकेजिंग फैक्ट्री के अंदर। वो रोज़ सुबह हमें आनंद विहार के पास में एक फलों की चाट खिलाया करते थे, फ्रूट्स चाट। हम लोग गांव में नहीं मिलती थी सब चीज़ें ये। वो दोपहर में बहुत अच्छा खाना खिलाया करते थे, शाम को भी अच्छा खाना खिलाया करते थे, रुकने की ठीक व्यवस्था कर रखी थी। और जब ये सब चीज़ ठीक चल रही थी तो उसमें दोस्त तो रम जाता है, मुझे वो चीज़ें ख़राब लग रही थी कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ चल रही थी। तो मुझे बड़ा पछतावा हुआ, मैं चुपचाप वापस लौट आया और मैं आज आपके साथ इंटरव्यू दे रहा हूँ। अगर मैं नहीं लौट के आता तो शायद किसी कंपनी में मजदूरी कर रहा होता। नहीं सर, ये क्या होता है कि अंदर का थॉट होता है ना, हमारे इंसान के अंदर एक हैवान भी है, भगवान भी है ना, ऊपर वाले का आशीर्वाद आपके अंदर है। इंसानियत जिंदा थी तो ऊपर वाला भी आपको कुछ ना कुछ बनाना चाहता था, क्योंकि ये मेंटलिटी पे डिपेंड करता है सारा। हम भी सर कोई बहुत बड़े खानदान से तो नहीं, मिडिल क्लास से हैं, पर सोच यहाँ तक ले आई मुंबई में, तो छोटे छोटे कदम आप जैसे लोगों का आशीर्वाद है, तो बहुत सर मैं भाग्यशाली समझता हूँ। आपको अंदर मन से अपने जैसे लाइक गुरु होते हैं ना, आपको वो चीजें मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें सीखी है आपसे, आपकी वीडियो देखते के जो उसमें मैसेज रहता है, तो हमेशा ये चीज का डर रहता है भाई यार हमसे कोई गलत बोल ना हो जाए, कुछ क्राइम ना हो जाए, जिसकी वजह से हमें सलाखों के अंदर जाना पड़े। तो ये सब चीजों से बच बच के चलना पड़ता है। कभी कभी आपको पता है संसार में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं झगड़ा करने को पड़ता है, तो वहां पे अपने आप को दायरे में रखना पड़ता है। चलो यार हार मान लो, वो ठीक है, क्योंकि झगड़ा नहीं करना, छोटी सी चीज लेके बहुत आगे तक बढ़ जाती है। तो सर सब चीजें आपसे सीखी हैं, आपकी वीडियो देख देख के, तो बस यही चीज कहना चाहता हूँ। तो सर जैसे आप घर से भाग जाते हैं, सब हो जाता, वापस भी आ जाते हैं, घर वाले भी खुश हो जाते हैं, तब मोबाइल का कुछ दौर भी नहीं था। आपने बताया कि घर वाले थक गए बेचारे, ढूंढ ढूंढ के फिर खुद ही आप घर पे आ जाते हैं एक दिन ना। तो सर फिर आपका जैसे आपने स्टडी की काफी ज्यादा है ना, आप पढ़ लिख गए, फिर सर उसके बाद जॉब वाली जर्नी थी वो आपकी कैसे स्टार्ट हुई? पहला जॉब मिला, कैसा मिला, कब मिला? मैंने 2007 में 7 और 8 की बात है, मैंने मास कम्युनिकेशन कंप्लीट कर लिया था CCS यूनिवर्सिटी कैंपस से। दिमाग में था फिल्मों में हीरो बनने का। सोचा कि अब मैं थिएटर से जुड़ जाता हूँ। अब आप सोचेंगे कि मैंने मास कम्युनिकेशन क्यों किया, तो मास कम्युनिकेशन इसलिए किया था कि मास कम्युनिकेशन करने के बाद पत्रकार या फिर आप जर्नलिज्म में किसी भी जगह जा सकते हैं, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो या फिर मुरादाबाद हो या फिर किसी भी जगह पर आप काम कर सकते हैं।
तो यही सोच के मैंने मास कम्युनिकेशन में किया था कि अगर मैं हीरो नहीं बन पाया तो कम से कम पत्रकार तो बन ही जाऊँगा। इसके बाद मैंने ये सब करने के बाद दिल्ली में एक थिएटर से जुड़ जाता हूँ, लेकिन वहाँ ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। घर वालों ने पैसे देने बंद कर दिए थे, हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो कई बार तो ऐसा होता था कि शादी के सीज़न में वेटर बन जाया करते थे, तो कहीं कुछ प्रोग्राम में कुछ ऐसी अपना मेहनत मजदूरी कर ली और उससे करने के बाद ये सब चलता रहा, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। सिर्फ मैं 4-5-6 महीने ही रुका दिल्ली मालवीय नगर में, वहाँ पे मैंने ये सब किया और उसके बाद फिर मैंने अपने एक सर से कहा था कि मैं जॉब करना चाहता हूँ। तब उन्होंने मुझे दैनिक जागरण में लगवाया और मेरठ से मेरा इंटरव्यू होता है, लेकिन उन मेरठ वालों ने कहा कि आप बुलंदशहर में काम करेंगे। तो ये 5 दिसंबर 2008 को मैंने बुलंदशहर दैनिक जागरण में ज्वाइन किया था। 2-3 साल यहाँ काम किया, उसके बाद फिर यहाँ से 17 फरवरी 2012 को मैंने दैनिक जागरण छोड़ने के बाद अमर उजाला की नौकरी ज्वाइन कर ली। और अमर उजाला में मैंने लगभग 2-3 महीने या 4 महीने के आसपास काम किया होगा। ये मुरादाबाद यूनिट अमरोहा के लिए काम किया था। वहाँ से कुछ महीने फिर से मतलब ऐसे बिना जॉब के रह के फिर मैंने अप्लाई करना शुरू किया और हिंदुस्तान पेपर में मुझे जॉब मिल जाती है। हिंदुस्तान में जब जॉब कर रहा था तो मैं बुलंदशहर के ही सिकंदराबाद में, फिर उसके बाद खुर्जा में। तो जो मेरी जो जर्नी रही थी प्रिंट मीडिया में, लगभग 7.5 साल 8 साल तो मैं इसमें हिंदुस्तान में, और टोटल मिला के देखा जाए तो करीब 11-12 साल के आसपास मैंने उसमें काम किया था। तो ये मेरे पास जो फील्ड का एक्सपीरियंस था, खासकर मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की रिपोर्टिंग करता था और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की रिपोर्टिंग या फिर और कुछ डिपार्टमेंट होते थे, तो वहाँ अधिकारियों से मिलना, बातचीत करना, काम करने के तौर तरीके मैं वहीं से सीखा था। तो ये सब मेरी जॉब की जर्नी रही है। और जॉब के बाद में जब कोरोना काल आता है, सभी की ज़िंदगी में कोरोना आया, तो हमारी ज़िंदगी में आया, तो बड़ी संख्या में यूनिट से लोग निकाले गए थे। तो अब उसमें मेरा नाम भी शामिल था कि भाई आपको जॉब से निकाला जा रहा है, आप कुछ और सर्च कर लीजिए। उन्होंने मुझे टाइम दिया था बाकायदा, लेकिन इसके बाद मैं करूं तो करूं क्या, ये सोचने में मुझे 6-7 महीने का समय लग जाता है। इसके बाद फिर नई जर्नी शुरू होती है 9 मई 2021 से सोशल मीडिया पर। सबसे पहले हमने यूट्यूब पर शुरुआत की थी उस्मान सैफी के नाम से। कुछ दिन बाद उसका नाम चैनल का रखा उस्मान सैफी सफ़र। फिर यूट्यूब तो था ही, फेसबुक पर शुरू किया, उसके बाद इंस्टा पर शुरू किया, अपनी वेबसाइट बनाई। फिर तो बहुत लोगों ने देखा, बहुत सारा प्यार मिलने लगा और ज़रूरतें पूरी होने लगी। ये था सोशल मीडिया का और प्रिंट मीडिया का सफ़र। सर किसी टाइम पे आप जॉब करते थे, आज आपके पास लड़के जॉब करते थे, सर कैसा अंदर से वो फील अट्रैक्ट होता है? क्योंकि आपने बहुत बुरा समय भी देखा है। हाँ, वाकई वो बुरा समय ही, वो बुरा समय नहीं कह सकते उसको, ये कह सकते हैं कि मैंने उस दौर से सीखा, और जो वहाँ से सीखा था बाद में उसको मैंने अपनी रियल लाइफ में उसको अप्लाई करना शुरू कर दिया था। तो ये बुरा दौर नहीं था, ये वाकई मेरी क्लासेस थी। जैसे कि बच्चा पढ़ाई करता है, पहले हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, उसके बाद फिर डिग्री लेता है, तो ये एक तरह से मेरे लिए 10-12 साल जो थे वो मेरी जर्नी थी, मुझे सीखने के मतलब एक इंस्टीट्यूट था मेरे लिए वो। बहुत अच्छी बात की सर आपने। तो सर बहुत सारी जो आपकी और मेरी लाइफ की कहानियां मिलती है, जहाँ इसको बोल सकते हैं कि मैं आपको कॉपी करता हूँ। मैं भी सेम मुंबई में एक्टर बनने के लिए आया था, छोटे छोटे सीरियल किए, एड शूट किए छोटे छोटे, पर जो बीच में दौर आता है ना, जब रेंट भरना रहता है, खाना पीना, ये सब चीज़ों की दिक्कत आती है, तो वो बहुत सारी चीज़ें फिर ऐसा करता है यार सब कुछ छोड़ के घर चले जाएं। पर जब आए थे मुंबई में एक ही चीज़ था, नहीं थी मुंबई की धरती पे जब आए थे कि कुछ भी हो जाए वापस नहीं जाना, दुनिया इधर की इधर हो जाए। पर बीच में इतनी किस्मत खराब थी कि बीच में कोरोना टाइम आ गया, तब बीच में घर जाना पड़ गया। फिर भी मैं 2 मंथ यहाँ पे रुका, चलो आज नहीं तो कल खुल जाएगा लॉकडाउन, बट नहीं खुला। फिर 1-1.5 साल बाद मैं आता हूँ। फिर वो उसके बाद दौर सर ऐसा हुआ कि मेरे अंदर की जो भावना थी ना कि नहीं मेरे को मुंबई में टिकना है, तो ऐसे धीरे धीरे करते करते स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ते रहे। तो आज इतने योग्य हो गए कि आप जैसे इतनी महान हस्ती का सर पॉडकास्ट कर रहा हूँ, बैठ के इंटरव्यू कर रहा हूँ सर। तो सर मुझे पॉडकास्ट ने बहुत कुछ दिया, बहुत अच्छे से लिंक दिए हैं, तो बहुत सारे प्यार करते हैं, बड़े बड़े स्टार एक्टर लोग भी जानते हैं आज की डेट में जो पॉडकास्ट के माध्यम से ही। तो सर आपसे छोटी सी एक मैं बात और पूछना चाहता हूँ जी। जैसे हाँ, जो पहले का दौर था है ना, और आज का दौर आपके सोशल मीडिया, इस जो आज के दौर में कितना नेटवर्क बढ़ा आपका, किन किन लोगों से बातचीत हुई जो आपके अंदर के खास होते नहीं यार मुझे इनका इंटरव्यू करना, आप वो कर पाए? और दूसरा ये है कि आपकी क्या चाहत है कि यार अभी मेरे को ये करना, मेरा वो टारगेट है? हाँ, ख्वाहिशें तो बहुत सारी हैं मन में दबी हुई जी, और हर ख्वाहिश पूरी हो ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक मेरे ही दोस्त हैं, एक अभी हाल ही में एक उनकी फिल्म आ रही है
गैंगस्टर गाजियाबाद करके शायद मूवी का नाम है, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा भी हैं। और एक जी। भोकाल आई थी जिसमें क्या पिंटू डेढ़ा का किरदार निभाने वाले एक है प्रदीप नागर। मैं उनके ऑफिस में जब गया, मुंबई की बात है, तो वहाँ पर उनके पूरे स्टाफ के बंदे थे। तो वो मुझे देख के पहचान रहे जी। थे कि अरे सर, हम आपके वीडियो देखते हैं, आप किस तरह से बोलते हो उसको सीखते हैं। तो ये मेरे लिए ये बहुत बड़ी जी। अचीवमेंट लग रही थी। अब कहीं मैं जैसे एक दिल्ली नहीं, लखनऊ एसटीएफ के ऑफिस में एक शूटिंग चली थी फिल्म की, शायद घमासान जी। उसकी फिल्म की शूटिंग थी। मैं वैसे सेट पे खड़ा जी। हुआ था, तो वहाँ जो जी। कलाकार काम कर रहे थे उन्होंने मुझे देख के पहचान लिया कि अरे हम आपको जानते हैं, हम जी। आपका वीडियो देखते हैं। तो ये मेरे लिए एक जी। चमत्कार जैसा ही था। मैं किसी जी। जी। सरकारी दफ्तर में, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट के किसी दफ्तर में जाता हूँ, थाने पर, चौकी पर जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई सेलिब्रिटी आ गया। तो वो पुलिस वाले जी। खुद, चाहे 3 स्टार हो, डीएसपी हो, बड़े बड़े ऑफिसर, तो आईपीएस ऑफिसर, तो ये जब देखते हैं कि अरे यार हमने आपका वीडियो देखा था, अच्छा लगता है जब आप जिस तरह से बात करते हैं, तो जी। ये अचीवमेंट है। ये ऐसा लगता है कि हाँ कुछ तो पाया है। और पहले में और अब में बड़ा फ़र्क हो गया है हर चीज़ों को लेकर। जी। पहले हम किसी के अंडर में नौकरी करते थे और एक बेफिक्री टाइप की होती थी, किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं होती थी। अब जी। अपना खुद का काम है, अपने नीचे बंदे काम करते हैं, तो अब फिक्र ज़्यादा हो गई है कि भाई अपने कंपनी, अपना सामान, अपना काम है, तो इसे कैसे हम आगे बढ़ाएं, कैसे लोगों तक ज़्यादा पहुँचें, कि कैसे ज़्यादा मेहनत करें ताकि ज़्यादा लोगों का प्यार मिले। तो ये रहता है। पहले बेफिक्री ज़्यादा थी, अब बेफिक्री नहीं है, अब काम का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है। बहुत अच्छी बात सर। तो सर, जो स्टार्टिंग का आपका दौर था, जब आपने चैनल बनाया नया, उस दौर की बात बताइए। स्टार्टिंग में जो फर्स्ट के 3-6 मंथ होते हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या अचीवमेंट मिली? चलो मैं एक किस्सा आपको शेयर करता हूँ। शुरुआत में मैं ना एक जो A4 साइज का पेपर होता है, तो उस पर मोटा मोटा लिख लिया करता था। उस पर ये भी लिखा होता था कि नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी और आज की कहानी जो है ये फला जगह की, इस तरह से लिखा होता था। तो पीछे, कैमरे के पीछे मेरी वाइफ उस A4 साइज के पेपर को लेके खड़ी हो जाया करती थी। मैं बताया करता था पहले ये पेपर लेना है, फिर ये पेपर लेना है, इस तरह से चलता रहता था। तो मोटी मोटी चीज़ें थी उसमें लिखी होती थी ताकि फील आए कि हम फील के साथ इस कहानी को पढ़ रहे हैं। अब एक बार एक कहानी में बहुत रिटेक हो जाते हैं, बहुत सारे रिटेक। वो कभी सुनते सुनते उसका कागज़ को टेढ़ा कर दिया करती थी, कभी कुछ। तो मुझे गुस्सा आने लगा, गुस्सा ज़्यादा आने लगा। तो मैडम को पता चल गया कि अब इनका पारा थोड़ा बढ़ गया है, रिटेक पे रिटेक होने लगे थे। वो मोबाइल को अपनी तरफ खींचने लगी और मैं मोबाइल को अपनी तरफ खींच रहा था। मुझे लग रहा था मैं देखूं तो सही कि कम से कम वीडियो बन कैसी रही है, और उनको ऐसा लगने लगा कि ये गुस्से में कि मोबाइल ना तोड़ दें। तो हम दोनों ही मोबाइल को खींच रहे हैं एक दूसरे से। कुछ देर के बाद पता चला कि मोबाइल की स्क्रीन टूट चुकी है। ये 10-12 हज़ार रुपये का मोबाइल था वो हमारे पास, वो भी गया टूट। अब दौर तो ख़राब चल ही रहा था, बड़ी मुश्किल का दौर था वो। हालांकि मैडम की गवर्नमेंट जॉब, लेकिन जब घर में अपने घर बनाया हो, उसकी EMI जा रही हो, तो फिर हमारे पास पैसे कम थे। लॉकडाउन के समय की बात है, नौकरी थी नहीं। तो ऐसे कंडीशन में मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो मैं बड़ा पछता रहा था, रो रहा था। मैंने कहा मैंने कितनी गलती की, मैं ही मोबाइल छोड़ देता। उधर वाइफ कहने लगी मैं ही मोबाइल छोड़ देती। तो एक हमारे साथी हैं जो पड़ोस में रहते हैं, उन तक ये बात पहुँची। मेरे क्या हुआ, कैसे कैसे पंगा हो रहा है। तो मैंने कहा यार हमारा मोबाइल टूट गया, आज ऐसे से हुआ। तो वो भले मानुष, नाम शाकिर अली, तो शाकिर भाई हमें एक शॉप पे लेके गए और बोली जो भी मोबाइल आपको पसंद आ रहा है आप यहाँ से वो मोबाइल ले लीजिए, और जब आपके पास पैसे हों तो दे दीजिएगा, एहसान कुछ नहीं है। मैंने कहा यार कितनी बड़ी बात हो जाती है। दुकानदार ने कहा कि भैया ने बोल दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप एक काम करो, जो भी आपको मोबाइल चाहिए वो ले लीजिए। तब लगभग 20-22 हज़ार रुपये कीमत का एक मोबाइल था, सैमसंग A31। हमने वो लिया, उसके बाद उसे वीडियो बनाना शुरू कर दिया। आज भी मोबाइल में मेरे पास है, मैंने सहेज कर रखा हुआ है, क्योंकि वो बुरे वक्त का साथी था। जैसे ही वो मोबाइल आया तो एकदम से बदलने लगा हिसाब किताब। उसके बाद जब लगा कि हाँ कुछ अपडेट करना चाहिए, तो मैंने सैमसंग अल्ट्रा ले लिया था 2022 में, 11 मार्च को लिया था, 11 मार्च 2022 को। उस फ़ोन ने तो कमाल ही कर दिया, वो चलता था तो वीडियो दौड़ती थी। तो ये बुरे वक्त के जो साथी थे वो मेरे साथ आज भी हैं, मैं उन्हें बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता। और ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो इस YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं। जी, क्या बात है।
बहुत अच्छी बात है सर। ये भी है कि आपके मैम ने भी बहुत साथ दिया, आपका वंदना सिंह मैम जो आपकी मैम ने धर्मपत्नी साथ भी दिया, मैम ने बहुत डांट भी खाई, कभी कभी गुस्से में मैं थोड़ा सा गुस्से में मुझे गाली भी दे दिया करता था, तो ये सब होता है। मैम ने जी जितना सफ़र जितनी मेहनत मैंने की है, मैम ने उससे ज़्यादा मेहनत की है पर्दे के पीछे रह के, और उनकी ही मेहनत एक एक स्टोरी में मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ, कहाँ गलत बोला है, कहाँ नहीं बोला है, मैम ने हमेशा मुझे टोका है, रोका है, फिर से रिस्टार्ट करने के लिए बोला, अब की बार फिर से करो, अच्छा करो ये। तो अब थोड़ा सा ये कि लापरवाही थोड़ी ज़्यादा होने लगी है। पहले तो मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा था, रात में भी दिन में भी, अभी भी बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन अब शायद उस लेवल पर नहीं। पहले चीज़ों को समझने में वक्त लगता था, अब चीज़ों को समझने में बहुत कम वक्त लगता है। सब्जेक्ट मिल गया, बहुत जल्दी तैयार कर लेता हूँ। जी बहुत अच्छी बात है सर। क्या होता है ना, धीरे धीरे इंसान को एक्सपीरियंस होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे जैसे यहाँ एक नेटवर्क बात बढ़ता कहूँगा, है। आपकी बात रोक के, जी करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान, रसरई आवत जात थे सिल पर परत निशान। तो ये लगातार अभ्यास करते रहे तो जानकारी बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है सर। सर आपका नेचर भी बहुत प्यारा है। मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं तो जब भी कोई फेस्टिवल रहता है तो मेरे ना कभी दिमाग में कोई और नहीं आता, सबसे पहले आप आते हो, तो मैं सबसे पहले आपको मैसेज भेजता हूँ। कभी भी कुछ रहता है वॉच करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। फिर मैं कॉल तब नहीं कर पाता, सर बिजी होंगे, और ऐसा भी ना सर को लगे कि चेप हो रहा हूँ ज्यादा, जा कुछ सवाल रहे, तो बहुत सारी नहीं, चीजें ना बहुत सारी मैं चीजें दिमाग में भी रहती हैं। दोपहर के बाद थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो जाता हूँ, तब मैं फ़ोन नहीं उठाता। जी उससे जी। पहले मैं फ्री रहता हूँ, तो कई बार मेरा मन करता है कि सिर्फ मैं और मैं, मतलब मैं अकेला रहूँ, बिल्कुल अकेला, तभी विचार जी, आते जी। हैं, मतलब कहानियों के दिमाग में, बिल्कुल जी अकेले जी रहने बिल्कुल। पर। और बस मुझे वो वक्त मिलता नहीं है अकेले रहने का। जी। वही चीजें होती है ना सर, जैसे जैसे कारोबार बढ़ जाता है, नेटवर्क बढ़ जाता है, तो उतनी जिम्मेदारियां भी हो जाती हैं। ऐसे सर सेम मैं भी मुंबई में जब आया था तो तब स्टार्टिंग में ऐसे दौर था, किसी को कोई जानते पहचानते नहीं थे। बट वो आज का टाइम ऐसा है कि मैंने अभी आपसे बात भी कर रहा हूँ तो मैंने फोन जो साइलेंट करके रखा हुआ, मुझे इतना पता है कि बीच में कॉल आएंगे मुझे, तो ऐसे नेटवर्क बढ़ जाता है तो बहुत सारे लोग कॉल करते रहते हैं, पहचान बढ़ जाती है, तो ये काम के सिलसिले को लेके। तो सर मुझे बहुत अच्छा लगा आप मेरे चैनल पे, और मेरे बहुत टाइम पहले का जो सपना था। तो सर आपके माध्यम से एक बात और बोलना चाहता हूँ, शम्स खान सर, मैं उनको भी सर बहुत प्यार करता हूँ। पहले उनकी कहानी सुनता था बहुत ज्यादा, आज के टाइम पे पहले मैं उनकी सर की कहानी सुनता, पर मैं आपकी सुन के फिर सोता हूँ सर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। तो सर को अपने तरफ से कुछ ऑडियंस को मैसेज देना चाहें जो आज के दौर में कुछ सोशल मीडिया स्टार्ट कर रहे हैं, या कोई ना कोई अपने कार्य में लगे हुए हैं जो शुरुआत करना चाहते हैं बट वो कर नहीं पा रहे, उनके लिए कुछ मैसेज बोलना चाहो? ये कहूँगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। जब आप पूरी ताकत, पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत से जब आप किसी चीज़ को चाहने पे लग जाते हैं ना, जैसे शाहरुख खान ने कहा है एक फ़िल्म के अंदर, तो पूरी कायनात तुम्हें उससे जोड़ने में जुट जाती है। तो हर चीज़ मेहनत मांगती है। जैसे नल देखा है, नल दिखता है थोड़ा सा बाहर निकला हुआ, जिससे हम हाथ से पानी निकालते हैं, बाकी उसके ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर वो पानी को निकाल के लेके आता है। तो जो उसका छोटा सा हिस्सा होता है वो दिखता है, लेकिन बड़ा गहराई जो होती है उसकी वो दिखाई नहीं देती। तो वैसे इन लोगों को नल की तरह बन जाना चाहिए, दिखे वो हल्का सा छोटा सा, लेकिन उसकी गहराई बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो हर काम मेहनत मांगता है। आप किसी भी काम को पूरी ईमानदारी से करेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी, हर हाल में चूमेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात की, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। मैं भी हमेशा सर, जैसे दौर सर्कल में अपने फ्रेंड सर्कल हो जाते हैं ना सारे लड़के, जैसे स्ट्रगल कर रहे हैं आज के कुछ बनने के लिए है, मैं उनको हमेशा यही वाला मैसेज देता हूँ, यही बात बोलता हूँ उनको, आपका भी वक्त आएगा, अगर आप जहाँ तक पहुँच गए तो आगे भी पहुँचोगे। बस ये है कि जो आपके जो टारगेट आपको दिख रहा है उसमें आपकी जरा सी भी कहीं बेईमानी, आलस, चालाकी, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो एक ना एक वक्त ऐसा आएगा जब आप अपने मुकाम को पालोगे, क्योंकि अगर आपने जो सपना लिया है, आपके साथ साथ आपकी फैमिली ने भी सपना लिया है, जिन्होंने आपको जहाँ तक भेजा है, पैसे डाल रहे हैं सरवाइव करने के लिए, आपको बहुत सारी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप कुछ चीट करते हो तो आप समझ लो अपनी फैमिली के साथ भी कर रहे हो, तो वो ऊपर वाला भी नहीं बख्शता। तो हमेशा अपने टारगेट पे अगर चले हो, यहाँ तक पहुंचे तो आगे पहुंचोगे। बस ये है कि सच्चाई के साथ
और मेहनत करो। कुछ लोग जहाँ पे आके सोए रहते हैं, सर मुंह में बहुत सारी दिन दिक्कत आ जाते हैं, घर से कुछ बनने के लिए सोए रहते हैं, जहाँ गलत काम में चले जाते हैं, क्लबिंग करना या नशे पे चल जाते हैं, तो सर उनके लिए आप कुछ मैसेज दे ताकि वो थोड़ा सा अपने आप में सुधार चेंज ला सके। कई बार हमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो देखकर हम जो भटकने लगते हैं। जो हमारा अपना एक लक्ष्य होता है ना, तो लक्ष्य तो हमने सेट कर लेते हैं कि भाई हमें ये बनना है। कि जैसे आप बता रहे कि आप फिल्मों में हीरो बनने के लिए आए थे, तो आप नहीं बन पाए, आपने फिर अपनी लाइन को बदल दिया। मैं भी यही चाहता था कि फिल्म में हीरो बनना चाहता, लेकिन नहीं बन पाया। लेकिन ऐसा नहीं कि आप हिम्मत हार के बैठ जाएं। तो ये आपने डायलॉग सुना होगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का। उनकी माँ ने उनके लिए कहा था कि बेटा 12 साल में तो कूड़ी के दिन भी फिर जाते हैं, तुम तो एक अच्छे खासे इंसान हो। तो आप अगर लगातार किसी चीज़ के लिए लगे रहेंगे तो आपके लिए भटकने के बहुत सारे रास्ते हैं। बस आपको भटकना नहीं है और अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना है। जैसे अर्जुन ने मछली की आंख को निशाना बनाया था, आपको कामयाबी मिल जाएगी, हर हाल में मिलेगी। तो सर ऐसा है, जैसे मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, साथ साथ में बीच बीच में जब शूट आते हैं तो मैं शूट करता रहता। जैसे पिछले कल मेरा शूट था, तो ऐसे करते रहते हैं। पर मेरा एक ना बहुत बड़ा ड्रीम है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कुछ अपने मन से आपको कुछ मानता हूँ, तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने ये बहुत टाइम पहले का सोच रखा है, जैसे मैंने सोशल मीडिया शुरू किया था, तो मेरा ड्रीम यही है कि कल को मेरे पास खूब पैसा आता तो मैं खुद के प्रोजेक्ट करूंगा और आप पे एक बायोग्राफी लिखूंगा, प्लस कुछ और भी काम करूंगा, उसमें अपने आप को लॉन्च भी करूंगा सर साथ में। अरे जी बिल्कुल, इससे हम बात करेंगे। ऐसा है तो फिर आप बिल्कुल तैयारी करिए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि मेरे ऊपर फिल्म बनेगी। मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा पब्लिक को कि देखो बायोग्राफी बन रही है, उस पर आज किताब लिखी जा रही है, कल को फिल्म भी बन जाएगी, है कि नहीं? जी जी बिल्कुल सर ये मेरा ड्रीम है, आप पे पूरी बायोग्राफी बनाऊं। और हर एक वाइफ को और हस्बैंड को ये चीजें देखनी चाहिए कि एक साथ होने से बहुत कुछ हो जाता है ना। तो अगर हम अनमैरिड हैं तो हम कुछ ठानते हैं तो वो चीजें पूरी हो जाती है, अगर उसमें सच्चाई है तो यही सर मैं लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ। तो बाकी सर बहुत अच्छा लगा आप मेरे पॉडकास्ट में आए। तो एक दिन ऐसा वक्त भी आएगा हम बैठ के सामने स्टूडियो में पॉडकास्ट करेंगे, आज तो ऑनलाइन करें, फेस टू फेस बैठेंगे, मिलेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन आपका बिल्कुल दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया राजन जी कि आपने मुझे सिलेक्ट किया, कि आप अपने दर्शकों को मुझे दिखाएंगे, सुनवाएंगे। मैं आपका और आपकी पूरी टीम का, पूरी पॉडकास्ट टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे याद किया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार। लव यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों आप देख रहे थे हमें आरडी पॉडकास्ट पर, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारी जो मेरी जर्नी थी राजन जी ने आपको दिखाई है, आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मैं आप सभी से अपील करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक भी करें, कमेंट भी करें उस पर, और उसको शेयर भी करें, अपने दोस्तों को सुनवाएं कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। ये ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये सब प्रोग्राम राजन जी के साथ, हमारे साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।